सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथों साथ में हो जाए। डिटेल्स में आंसर देखने वाले हैं तो अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें याद रखना ज़रूरी है। तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ये भी कभी प्रश्न आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 1942 यानी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और गांधी जी ने इसमें नारा दिया था करो या मरो का, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो वो संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है आनंद मठ के लेखक। सो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है जिन्होंने 1882 में बंगाली ऐतिहासिक उपन्यास को लिखा था। 1882 में इस ऐतिहासिक उपन्यास को लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। अब भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो इसी उपन्यास से लिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो वो लिया गया है आनंद मठ से। इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना ये पॉइंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। अब हम पॉइंट समझ लेते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी और निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया। याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट और निर्वाचित, निर्वाचित यानी होता है कि सभी सदस्यों की मंजूरी से उन्हें अध्यक्ष चुना गया। अब वो अंतिम रूप से वह संविधान बनने तक इस पद पर वो बने रहे थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है कि वह अंतिम यानी संविधान बनने तक इसी पद पर वो बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। याद में रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है माउंट एवरेस्ट। अब इसका पॉइंट जान लेते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। 8,848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और यह जो है वो नेपाल और चीन, चीन का जो भाग तिब्बत है उसकी सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल और चीन की सीमा पर। अब नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम से जाना जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। पहली बार माउंट एवरेस्ट को 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने फतह किया था। याद रखना है तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने इसे 1953 में पहली बार फतह किया था यानी इस पर चढ़ाई की थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो वो सागरमाथा नाम से। और पहली बार इसे किसने फतह किया था, तो वो था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने। ये तो सभी पॉइंट अच्छे से याद में रख लेना है क्योंकि सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री में। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री में। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं कि
गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी जो है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वास्तविक उद्गम स्थल में उसे गोमुख कहा जाता है। अब यह जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यानी याद में रखना है गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो वह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये चारों राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। फिर अंत में गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। सो इसके साइलेंट पॉइंट जान लेते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। याद रखना है पारित हुआ यानी इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली 26 नवंबर 1949 को। तो यही कारण है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना है यही कारण है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसे 26 जनवरी 1950 यानी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूरे देश भर में। तो 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी को पारित करने का यानी उसे लागू करने का कारण ये था कि इसी दिन यानी 26 जनवरी को ही 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अब संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति में तैयार किया गया था। ये भी याद रखना है कि समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अंटार्कटिका रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका रेगिस्तान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब इसके की पॉइंट्स हम जान लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है अंटार्कटिका है, जो कि एक ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान के कई प्रकार होते हैं, गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है अंटार्कटिका रेगिस्तान, जो कि एक ठंडा रेगिस्तान है। अब यह ठंड बंजर इलाका जो है वो 55 लाख वर्ग किलोमीटर में विशाल क्षेत्र के साथ दक्षिणी ध्रुव पर फैला हुआ है। अब अंटार्कटिका कहाँ पर है? तो वो है दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव पर, जो कि 55 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ में फैला हुआ ये रेगिस्तान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो वो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था सारनाथ में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है ये। तो अब इसके आंसर्स की पॉइंट्स हम जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कि उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। सारनाथ गांव कहाँ है? तो वह उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास है सारनाथ गांव। याद में रख लेना है कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के सारनाथ के पास में है। अब दूसरा पॉइंट है कि इस उपदेश को यानी गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला भाषण या तो फिर पहला उपदेश वो पाली भाषा में दिया था। तो पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हम मनाते हैं उसे 28 फरवरी के दिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल हम 28 फरवरी को मनाते हैं। अब की पॉइंट हम जान लेते हैं इसके ऊपर से। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैज्ञानिक सर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो वो सीवी रमन यानी सर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में उसे मनाया जाता है। तो सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? तो वो था 28 फरवरी 1928 को। तो यही कारण है कि हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब इस खोज के लिए सर सीवी रमन साल 1930 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इसी खोज के लिए यानी रमन प्रभाव की खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये याद में रख लेना है। कर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में, और वो भौतिकी के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि इस दिन को मनाने की घोषणा भारत सरकार ने साल 1986 में की थी। याद में रख लेना है, भारत सरकार ने इसे मनाने की जो घोषणा है वो 1986 में की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। तो अब की पॉइंट्स जान लेते हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर भगवान ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ऋषभदेव की माँ का नाम मरु देवी था। भगवान ऋषभदेव की माता जी का नाम था मरु देवी। और भगवान ऋषभदेव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। याद रखना है, चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव को अष्टपद में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भगवान ऋषभदेव को अष्टपद में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो वो है गुप्त वंश। गुप्त काल में यानी गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब की पॉइंट्स जान लेते हैं। तो जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी, जो कि लगभग 727 ईस्वी में की थी। तो याद में रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 5वीं शताब्दी में हुई थी कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। अब यह जो है वो नालंदा जिले में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। यह एक प्राचीन भारत का प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। याद रखना है, यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखना है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब की पॉइंट्स जान लेते हैं। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में से एक थे और 380 ई से 415 ई तक उन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो स्थित है असम राज्य में। कामाख्या मंदिर जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। सो लेट्स टॉक अबाउट की पॉइंट। तो की पॉइंट में है कि कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है, जो कि गुवाहाटी शहर के पास नीलाचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या मंदिर जो है वो भारत के असम राज्य में है, जो कि गुवाहाटी शहर के पास नीलाचल पर्वत पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि देवी सती की योनि इस स्थान पर गिरी थी। ऐसा माना जाता है कि नीलाचल पर्वत पर देवी सती की योनि गिरी थी। और कामाख्या मंदिर तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। सो की पॉइंट की बात करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को माना जाता है। 1969 में, याद रखना है, 1969 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, जिसे हम कहते हैं इसरो, तो उन्होंने 1969 में इसरो की स्थापना की थी।
याद में रख लेना कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1969 में। वे भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार के पहले अध्यक्ष थे और उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। याद रखना है, उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु शहर में। भारत के बेंगलुरु शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। सो की पॉइंट जान लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है, जो कि एक जो अंतरिक्ष भवन में है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में, जो कि अंतरिक्ष भवन में है। अब इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। याद रखना है कि इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अब इसरो की स्थापना के पहले इसका जो नाम था वो था इनकोस्पार। याद में रख लेना है कि इसरो की स्थापना के पहले इसका जो नाम था वो था इनकोस्पार। तो सभी पॉइंट याद में रख लेना है। एक क्वेश्चन के साथ कई आंसर के हमें पॉइंट्स में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न सब प्रथम खिलाड़ी जो है जिन्हें मिला है वो है सचिन तेंदुलकर। की पॉइंट जान लेते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। उन्हें यह पुरस्कार 2014 में मिला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला, तो 2014 में मिला था। अब सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। अब भारत रत्न भारत का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च, ये भी प्रश्न आया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अब की पॉइंट्स की बात करते हैं कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला जो थी वो थी पहली भारतीय महिला और वह थी भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। साल 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। शटल कोलंबिया, याद रखना है, कल्पना चावला ने शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी 1997 में। अब साल 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय टूट गया था। अंतरिक्ष यान जो कोलंबिया है वो पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने पर टूट गया था और इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी 7 चालक दल मारे गए थे। याद रखना है 2003 को जब उनका अंतरिक्ष यान वापस लौट रहा था तब अचानक से वह टूट गया, यानी इंटर करते समय टूट गया था, जिस वजह से इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत उनके जो 7 साथी थे उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वो है 261 यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अब कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, की पॉइंट जान लेते हैं। अब युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था। जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो सम्राट अशोक और कलिंग राज्यों के बीच में हुआ था। अब इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। कलिंग के युद्ध में इतना खून खराबा हुआ जिसे देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसके बाद उन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने किस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो वो था कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे भारत के पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता। अब इसके पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था।
1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन ये भी आया था कि गीतांजलि के लेखक कौन है, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर सम्मानित होने वाले यानी नोबेल पुरस्कार के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और पहले एशियाई भी थे। ये पॉइंट याद में रख लेना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और पहले एशियाई भी थे। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सो की पॉइंट पे बात करते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। अब यह एक खारे पानी का झील है। लोनार झील जो है खारे पानी का झील है। यह भारत का एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विरासत स्मारक है और इसकी जो निर्मित है वो एक उल्का पिंड टकराने से बनी थी। याद में रखना है, लोनार झील जो है वो बुल्डाना जिले में स्थित है और यह खारे पानी की झील है और यह एक भूवैज्ञानिक विरासत स्मारक भी है और इसकी जो निर्माण है यानी ये जो बना था वो उल्का पिंड के टकराने से बना था। तो भारत का एकमात्र झील है लोनार झील जो जिसकी निर्मित जो है यानी जो बना था वो था उल्का पिंड के टकराने से। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा शहर में। सो अब बात कर लेते हैं पॉइंट पर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड देश है। स्विट्जरलैंड देश के जेनेवा शहर में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अब इसकी जो संस्था की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। तो यही कारण है कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। याद में रखना है कि यही कारण है कि हम हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी याद में रख लेना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो उसका संबंध है पंजाब राज्य से। गिद्धा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य से संबंधित है। तो की पॉइंट्स जान लेते हैं कि गिद्धा नृत्य जो है वो शैली पंजाब राज्य से संबंधित है। तो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र यानी भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र वहाँ की महिलाओं द्वारा ये गिद्धा नृत्य किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि गिद्धा नृत्य में मुख्य महिलाएं भाग लेती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि गिद्धा नृत्य में केवल महिलाएं ही मुख्य रूप से भाग लेती है जो ताली बजाती है और पारंपरिक लोकगीतों को गाती है। यानी गिद्धा नृत्य कौन है, मुख्य रूप से महिलाएं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो हम दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, उसकी शुद्धता। सो की पॉइंट पे बात करते हैं कि दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो दूध के घनत्व यानी उसके जो मलाईदारपन है को मापकर क्रीम की मात्रा का अनुमान लगाता है। लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि दूध के घनत्व यानी मलाईदारपन को मापकर क्रीम की मात्रा का अनुमान लगाता है। अब लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता की जांच के लिए भी किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग हम दूध की घनत्व के अलावा उसकी शुद्धता के माप के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो वो है विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी। अब इसके की पॉइंट्स हम जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार है। विश्वामित्र जो है वो गायत्री मंत्र के रचनाकार है। अब गायत्री मंत्र पहली बार ऋग्वेद में दिखाई दिया, यानी अब हमें देखना है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब वशिष्ठ ने इस भजन की रचना की जो अग्नि, इंद्र और अन्य देवताओं को समर्पित है। वशिष्ठ ने इस भजन की रचना की जो कि अग्नि, इंद्र और अन्य देवताओं को भी समर्पित है। नेक्स्ट है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया, सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर।
तो की पॉइंट्स जान लेते हैं कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हरमिंदर साहिब, याद रखना है स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब भी कहते हैं, को सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव जी ने बनाया है। अब इस मंदिर का निर्माण 1604 में पूरा हुआ। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1604 में पूरा हुआ था। इस मंदिर की नींव रखने का काम लाहौर के सूफी संत साई मियाँ मीर ने किया था। अब मंदिर की जो इस हरमिंदर साहिब मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, इसकी जो नींव है वो सूफी संत साई मियाँ मीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को। सो की पॉइंट जान लेते हैं कि शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार या संध्या तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शाम का तारा या इवनिंग स्टार जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। याद रख लेना है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। अब शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। शुक्र ग्रह जो है वो गर्म ग्रह है। यही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है और सौरमंडल का शुक्र ग्रह गर्म है। शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसलिए यह गर्म है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को। हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। सो की पॉइंट पे बात करते हैं कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 5 जून को पर्यावरण यानी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया था। कब किया था? 1972 में। अब केवल एक पृथ्वी के नारे के तहत पहला उत्सव 5 जून 1973 में मनाया गया। याद रखना है केवल एक पृथ्वी के नारे के तहत पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1973 में मनाया गया था। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है वॉशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन में। तो इसके की पॉइंट जान लेते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। वॉशिंगटन डीसी का जो है वहाँ विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है जो कि अमेरिका में है। अब विश्व बैंक की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो जुलाई के महीने में 1944 में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। अब विश्व बैंक में वर्तमान में 189 सदस्य देश है। 189 सदस्य देशों की संख्या है अभी विश्व बैंक में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो वो है मणिपुर। जागोई नृत्य जो है वो मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है। सो की पॉइंट देख लेते हैं कि जागोई नृत्य मणिपुर राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप है। इसे मणिपुरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह मणिपुर में मनतेई समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो याद रखना है कि जागोई जो है वो मैतेई समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है जिसे मणिपुरी नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है यांगत्सी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्सी नदी। की पॉइंट पे बात करते हैं तो यांगसी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी भी है यांगसी नदी। अब यांगसी नदी जो है वो चीन में बहती है। तो यांगसी नदी किस देश में है? तो वो चीन देश में है। यांगसी नदी की कुल लंबाई जो है वो है 6300 किलोमीटर। यांगसी नदी चीन में बहती है जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर की। अब यांगसी नदी तिब्बत के पठार में स्थित तंगुड़ा पहाड़ से निकलती है और यह जो है संगाई चीन के पूर्व सागर में मिलती है। तंगुड़ा पहाड़ से निकलकर वह चीन के पूर्व सागर में मिलती है यांगसी नदी। ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद। सो गाइस की पॉइंट पे बात करते हैं कि 4 वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
इसमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद की जो रचना है वो लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद की जो रचना है वो 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। अब ऋग्वेद में मंत्रों की जो संख्या है वो है 10,480, मंडल की संख्या है 10 और सूक्त की संख्या है 1028। ये याद में रख लेना है पॉइंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी की स्मृति यानी उनकी याद में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महिला दिवस स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखना है, महिला दिवस स्वतंत्र सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती पे मनाया जाता है। अब सरोजिनी नायडू जी का जो जन्म है वो 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू जी का जो जन्म है वो 13 फरवरी को हुआ था। इसी वजह से हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये भी पॉइंट मिल गया कि 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना है कि सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो सही जवाब इसका हो जाएगा जे चैंडविक। जे चैंडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो अब की पॉइंट पे बात करते हैं कि जे चैंडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये भी पॉइंट होगा कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? तो वो हुई थी 1932 में जे चैंडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अब न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैंडविक को 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैंडविक को 1935 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सभी पॉइंट याद में रख लेना है। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। अब पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, पहला। अब यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। याद रखना है कि जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा राज्य में है और कौन सी नदी पे बना है? तो वो है महानदी पे। उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वो लगभग 25.8 किलोमीटर है। 25.8 किलोमीटर है टोटल हीराकुंड बांध की लंबाई, इसलिए ये सबसे लंबा बांध है हमारे भारत देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो वो है अग्नाशय। मानव शरीर का जो अग्नाशय भाग है पैनक्रियाज, वो इंसुलिन निर्माण करता है। तो पॉइंट पे बात करते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन जो है वो अग्नाशय, जिसके पैनक्रियाज भी कहते हैं, वो अंग करता है। यानी उसका काम है, यानी वो अंग निर्माण करता है इंसुलिन का। अब जो इंसुलिन का जो कार्य है वो होता है रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना, यानी शक्कर की जो मात्रा है रक्त में उसको नियंत्रित में करना और फिर उसे कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए भेजना होता है इंसुलिन का काम। इसलिए डायबिटीज़ रोगी के लिए इंसुलिन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वह रक्त में जो मौजूद शक्कर होते हैं उसकी मात्रा को नियंत्रित में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। पॉइंट बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा है। अब यह 8,586 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखना है, जो कंचनजंगा है वो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि पहले नंबर पर है माउंट एवरेस्ट। तो यह जो है वो तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और दूसरे नंबर पर है माउंट केटू और तीसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम यानी भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा पर्वत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल का जनक किसे कहा जाता है?
तो इसका सही जवाब है जॉर्ज स्टीफेंसन को। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेल का जनक कहा जाता है। तब की पॉइंट पे बात करते हैं कि विश्व में रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है। उन्होंने 1825 में लोकोमोशन नंबर 1 बनाई और 1830 में रॉकेट नामक इंजन से स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिससे आधुनिक रेलवे युग की शुरुआत हुई थी। तो जॉर्ज स्टीफेंसन जो है वो है रेल के जनक। उन्होंने 1825 में लोकोमोशन नंबर 1 बनाई थी, जिस वजह से आधुनिक रेलवे युग की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कहाँ होती है? तो वो होती है कान में। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में जो की है उसके कान में होती है। अब की पॉइंट जान लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कि मध्य कान यानी मिडल एयर में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिस हड्डी है, जो कि मध्य कान में होती है। अब यह लगभग 3 मिलीमीटर लंबी होती है और ध्वनि के कंपन को अंदरूनी कान तक पहुंचाने में मदद करती है, जिससे हमें सुनाई देता है। यह 3 मिलीमीटर लंबी होती है और ध्वनि के कंपन को अंदरूनी कान तक पहुंचाने में ये मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है सन 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। याद रखना है ये डेट। की पॉइंट देख लेते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब यह स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। याद में रख लेना है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब यह स्थापना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अब शुरुआत में इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। शुरुआत में रिजर्व बैंक की जो मुख्यालय था वो कोलकाता शहर में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। सबसे पहले तो ये कोलकाता में था इसका मुख्यालय, फिर 1937 में एक परमानेंट तौर पर मुंबई में फिर इसका मुख्यालय ले जाया गया। अब 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आरबीआई का यानी रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। अब फिर इसे भारत सरकार के स्वामित्व में लाया गया, यानी इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे भारत सरकार के स्वामित्व में लाया गया 1949 में। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किया था ग्राहम बेल ने। तो की पॉइंट जान लेते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो इसमें जो पहला कॉल था वो था 10 मार्च 1877 को। मिस्टर वॉटसन इधर आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कहा था, यानी पहला कॉल पर बोला गया था कि मिस्टर वॉटसन इधर आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये पहला संवाद था टेलीफोन पर 10 मार्च 1876 को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो सही जवाब है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा नाम से। तो इसके की पॉइंट देख लेते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, जिसे 4 अगस्त 1956 में चालू किया गया था। अप्सरा रिएक्टर था पहला, जिसे 4 अगस्त 1956 को चालू किया गया था। और यह जो है यानी अप्सरा जो रिएक्टर है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के परिसर ट्रॉम्बे में स्थित है। अब यह एशिया का पहला रिएक्टर है, यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसका उद्घाटन जो है वो 20 जनवरी 1957 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है या जिसे कहा जाता है? तो वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। की पॉइंट पे बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है।
उनका योगदान था कि उन्होंने उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जिससे भारत में खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी वृद्धि और देश में खाद्य आत्मनिर्भरता बना था। नेक्स्ट, हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? तो वो था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। की पॉइंट जान लेते हैं। हेनसांग चीनी यात्री सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। याद में रखना है, जो हेनसांग जो था वो चीनी यात्री था जो कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो 7वीं शताब्दी के आसपास भारत आया था और लगभग 15 साल तक रहा था। हेनसांग जो है वो लगभग 15 साल तक भारत में रहा था, जो कि एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका सही जवाब है वो था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब पॉइंट पे बात करते हैं कि पॉइंट पे, तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल नई दिल्ली में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल नई दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी रूप से कार्यभार संभाला था। उस समय जब पहली बैठक हुई थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी यानी एक टेम्पररी रूप से उन्होंने अध्यक्षता का कार्यभार संभाला था। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उत्तराखंड राज्य में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो है जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में है। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब जिम कॉर्बेट हिमालय की तलहटी में और रामगंगा नदी के किनारे फैला हुआ है। हिमालय की तलहटी में और रामगंगा नदी के किनारे फैला है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो था सुकुमार सेन। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन। पॉइंट पे बात करते हैं। सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। वो एक सिविल सेवक थे जो कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवारत रहे थे। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 1951 से 1952 में स्वतंत्र रूप से भारत के पहले 2 आम चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन व निरीक्षण किया था। तो 1951 और 52 का जो इलेक्शन है, जो कि चुनाव है, वो किसके इसमें हुआ था? तो वो हुआ था सुकुमार सेन के नेतृत्व में, यानी उनके संचालन और निरीक्षण में हुआ था। नेक्स्ट, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है और यह हवा से भी बहुत हल्की होती है और आसानी से जलती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो आसानी से जलती है और वो हवा से भी बहुत हल्की होती है। हीलियम भी एक हल्की गैस है लेकिन हाइड्रोजन से भारी होती है। हीलियम भी हल्की है लेकिन हाइड्रोजन की तुलना में भारी होती है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है रिकेट्स नामक रोग। विटामिन डी की कमी की वजह से हमें रिकेट्स नामक रोग होता है। तो की पॉइंट जान लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर, दर्दनाक और भंगुर हो जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बच्चों में रिकेट्स यानी हड्डियां ठीक से विकसित न होना होता है। मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, बार बार बीमार पड़ना, कमजोर इम्यूनिटी और मूड में बदलाव यानी डिप्रेशन, दांतों की समस्या और हृदय रोग और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है विटामिन डी की कमी की वजह से। लेकिन ये रिकेट्स रोग जो है वो मेनली बच्चों में देखा जाता है, जो कि उनकी हड्डियां ठीक से विकसित नहीं होती अगर उन्हें विटामिन डी की कमी है तो। नेक्स्ट है कि आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो वो थे
गुरु अर्जुन देव जी ने, आदि ग्रंथ का जो संकलन है वो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। तो की पॉइंट पे बात करते हैं कि आदि ग्रंथ का संकलन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 ईस्वी में किया था, जिसमें पहले के सिख गुरु और अन्य संतों के भजनों का संकलित किया गया। आदि ग्रंथ में जो गुरु अर्जुन देव जी के पहले जो सिख गुरु थे उनके भजनों को संकलित किया गया था, और बाद में फिर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें शब्द जोड़कर इसे गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप दिया, जो सिखों का शाश्वत गुरु बना। बाद में आदि ग्रंथ को गुरु गोविंद सिंह जी ने और इसमें शब्द जोड़कर गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1925 में काकोरी कांड हुआ। सन 1925 में काकोरी कांड हुआ। की पॉइंट पे बात करते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को, याद रखना है, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे काकोरी कांड कहा जाता है। अब जहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने के लिए शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन पर हमला किया था, इसी को काकोरी कांड कहा जाता है। जबकि क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन पर हमला किया था ताकि स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाया जा सके। यानी काकोरी कांड करने का उद्देश्य ये था कि क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाया जा सके, इसलिए उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और पॉइंट वाइज हमने उनका प्रैक्टिस किया जाना। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि पॉइंट से याद रखने से हमें और भी चीज़ें याद में रहती है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।